स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 5 की। देखिए इससे पहले और भी 4 वीडियो मैंने बना रखा है, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, साथ ही उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या है मॉडल सेट नंबर 5। देखिए इस प्रकार से कोई सामान्य निर्देश है तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न में आपको 6 अंक मिलेंगे, ठीक है, 2 4 6 यानी कि 2 2 अंक एक एक प्रश्न का रहेगा। इस प्रकार से आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ के इसका आंसर निकालना है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। जो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव जीवन की सफलता किस में है, यानी कि मानव जीवन का सक्सेस यानी कि सफलता किस में है उसको आपको बताना है। यहाँ से रीड करके आप बताइएगा। तो आंसर ये रहा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि मानव जीवन की सफलता मानव जीवन के लिए चरम विकास, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, पृथ्वी पर स्वर्ग को, ठीक है, गांधी जी की राम राज को स्थापित करना है। यानी कि जो गांधी जी द्वारा जो बताए गए बात है, ठीक है, जो हिंसा ना करना और वगैरह वगैरह जो भी गांधी जी कह के गए हैं, इस प्रकार से उनका बातों का फॉलो करना, ठीक है, इसी से हमारा जो सक्सेस यानी कि डेवलप होने वाला है पृथ्वी का, ठीक है, पूरे पृथ्वी का। इस प्रकार से आपका आंसर रहता है। अब आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है, यानी कि उत्सुकता का मतलब होता है कि खुशी से प्रसन्न होके, ठीक है, पूरा हैप्पी हो गया है। तो उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं कोई देख रहा होगा ना, तो वही बताना है कि कौन देख रहा है। तो चलिए उत्तर की अगर बात की जा सकती है तो देखिए क्या है उत्तर के संसार का सारा इतिहास, मानव के सारे पूर्वज उत्सुकता से सभी युवक की ओर देख रहा है। यानी कि जो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, दादा के दादा, ठीक है, या तो दादाजी रहे होंगे, उनके दादा परदादा, इस प्रकार से जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, वो जो पूर्वज हमारे हैं वो पूर्वज हमारी ओर यानी कि हम सभी को बहुत ही उत्सुकता से देख रहे हैं। ये उत्सुकता यानी कि बहुत ही खुशी होकर, ठीक है, उत्सुक हो गए हैं और ये युवकों को देख रहे हैं। ये रहा आपका आंसर, यानी कि 4 नंबर कंप्लीट। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर, इसमें आपको फिर 2 नंबर मिलने वाला है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें, यानी कि जो भी इस गद्यांश से हम लोग पढ़े, इस गद्यांश को क्या शीर्षक रहेगा उस शीर्षक को आपको लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आंसर है। आंसर होगा कल का भविष्य, यानी कि जो जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि भविष्य का सारा भार आपके कंधे पर है। आप यानी कि हम लोग जो भी छात्र रह रहे होंगे उन पर यह है भविष्य का भार पूरे कंधा पर है, किसका, छात्र लोग का, यानी कि हम सभी युवक को बोला जा रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कल का भविष्य का युवक। ये रह गया आपका आंसर। 6 नंबर क्लियर हो गया, यहाँ से 6 अंक आप उठा लीजिएगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो कि आपका जो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि 5 करके 10 अंक का रहेगा और आप इजीली से यहाँ भी निकाल सकते हैं 10 नंबर। पहला तो आपका निबंध आपको कम्प्लीटली रेडी होना है, निबंध में और आपका लेटर वगैरह में आप रेडी रहिएगा, यानी कि 10 नंबर आपका आना ही आना है निश्चित तौर पर, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है आपका दूसरा नंबर। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड और पर्यटन अथवा जीवन में खेलों का महत्व विषय पर निबंध लिखें। यानी कि देखिए झारखंड और पर्यटन, इस पर या तो फिर खेलों का महत्व पर आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए हम जो भी बता रहे हैं आपको जीवन में खेलों का महत्व के बारे में हम लोग कुछ इस पर निबंध लिखेंगे, इससे आपको 5 अंक मिलेंगे। आप पर्यटन में भी लिख सकते हैं, झारखंड पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करेंगे अभी जीवन में खेलों का महत्व क्या है, ठीक है। खेल तो खेलते ही हैं, क्रिकेट हो, कैरम हो, चेस हो, जो भी है, बैडमिंटन हो वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं खेल का महत्व। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। भूमिका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भूमिका में क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के युवकों को संबोधित करते हुए कहा था, सर्वप्रथम हमारे नव युवकों को बलवान बनना चाहिए, ठीक है, धर्म पीछे आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्वामी विवेकानंद के इस कथन से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य का निवास संबंध है, ठीक है, और शरीर को स्वस्थ तथा हृदय पुष्ट बनाने के लिए खेल अनिवार्य है, ठीक है। खेल क्यों जरूरी है? खेल खेलने से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खेल जब खेलते हैं उसमें डिसिप्लिन भी होती है, साथ ही साथ उसमें जो स्वास्थ्य हमारा जो होता है वो भी अच्छा रहता है ना। मस्तिष्क का जो विकास होता है ये भी खेल में होता है, यानी कि खेल में सभी कुछ होते हैं, इसलिए खेल हमारे लिए अवश्य अनिवार्य है, ठीक है। तो खेल का महत्व समझ में आएगा। भूमिका इस प्रकार से। लाभ भी अगर लिखना है तो आप लोग लाभ देख लीजिए किस तरह से लाभ, तो लाभ करके डैश लिख के लीजिएगा आप लोग कि देखिए
पश्चात विद्यमान, ठीक है, बताया जा रहा है कि पश्चात विद्यमान साइंस ने कहा है अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो उत्तम वरदान हैं, ठीक है। जो पश्चात विद्यमान का मतलब है यानी कि जो यूरोप कंट्रीज हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न वाले, तो बस वो विद्यमान जैसे कि अमेरिका वाले हो गए, इनका जो साइंस है, इनका साइंस भी कहता है अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन को दो सर्वोत्तम वरदान है, ये हमारा साइंस भी कहता है, ठीक है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है, ठीक है। आगे देख लेते क्या लिखा हुआ। आगे लिखा है खेलने से शरीर पुष्ट होता है और मांसपेशियां उभरती है। खेलने से क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम लोग खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है, पूरा फुर्ती लगने लगता है, मांसपेशियां उभरती लगती है, ठीक है, भूख बढ़ती है। जब जिस दिन हम लोग खेल लेते हैं ज़्यादा तो भूख लगती है ना, तो भूख बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है तथा आलस्य दूर हो जाता है। ये भी बात है, खेलने से क्या होता है, पूरा आलस्य दूर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खेलने से। न खेलने की स्थिति में शरीर दुर्बल, रोगी तथा आलसी हो जाता है। अगर हम लोग खेलते नहीं हैं, कुछ ऐसे ही दिन भर मोबाइल लेके बैठे हुए रहते हैं, जैसे आलसी टाइप का लगने लगता है। 8 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, प्रेम से खेलना वोलना कुछ है ये नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग बचपन में खेलते थे, कितना फुर्ती रहते थे, एकदम इंजॉय करके एकदम मस्त लगते थे। लेकिन अभी क्या हो जाता है, जब खेलता नहीं तो कैसा लगता है, दुर्बल टाइप का लगता है, रोगी टाइप का लगता है, ठीक है, बहुत आलसी टाइप का लगता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन सब का कुप्रभाव मन पर पड़ता है, सही बात बोलता है, इसका जो सारा इफेक्ट जो पड़ेगा डायरेक्ट हमारे मन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य की सूझबूझ समाप्त हो जाती है। मनुष्य निस्तेज, उत्साहहीन एवं लक्ष्यहीन हो जाता है, यानी कि उनका जो उत्साह होता है ये थोड़ा घट जाता है, जो लक्ष्य होता है उस पर थोड़ा डगमगा जाता है, लक्ष्य को थोड़ा उसी में डगमगा जाता है व्यक्ति। फिर शरीर तथा मन में दुर्बल एवं रोगी व्यक्ति जीवन के सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। बीमार होने की स्थिति में मनुष्य अपना तो अहित करता ही है, समाज की भी अहित करता है। गांधी जी तो बीमार होना पाप का चिन्ह मानते थे। जो गांधी जी हैं, ठीक है, बापू जी हमारे जो हैं, ये गांधी जी बोलते थे पाप, किनको पाप कर रहा, बीमार होना ही पाप करना थे, ठीक है। अब बीमार कब होता है, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप जब रोगी रहेंगे, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तभी ना आपको बीमार होता है, ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका रह गया। अब देख लेते हैं खेल विजयी बनाते हैं, यानी कि खेल विजयी बनाते हैं किस प्रकार, इसको भी देख लेते हैं। देखिए खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत लगती है। खेल में देखिए कितना अच्छे से बताया जाता है ना, डिसिप्लिन के साथ साथ, तो यही बताया जा रहा है कि खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत लगती है। उसकी रुझानु शक्ति उसे नव जीवन प्राप्त करती है, उसे हार जीत को संघर्ष कर झेलने की आदत लगती है। खेलों से मनुष्य का मन एकाग्रचित होता है। खेलते समय खिलाड़ी स्वयं को भूल जाते हैं, ठीक है। खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, आज्ञाकारिता, साहस, विश्वास और औचित्य की शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात देखिए इनका जो मतलब है खेल विजयी बनाते हैं का मतलब है कि खेल में क्या होता है, खेल अगर खेलते हैं हम लोग तो जो संघर्ष है, संघर्ष जो हमारे जीवन में, इसको हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। साथ ही खेल में क्या होता है, हमें बताया कि डिसिप्लिन होते हैं, यानी कि अनुशासन होते हैं। संगठन में एक प्रकार से क्या होता है कि हार जीत का हम लोग को समझ आ जाता है कि हारना है फिर भी हम लोग को खेलना है, ठीक है। तो हार जीत का पता चलता है हल्का हल्का इसमें। हम तो अनुशासन तो बता ही रहे तब से कि अनुशासन तो होता ही होता है खेल में। संगठन यानी कि पूरा ग्रुप वाइज हम लोग खेलते हैं कोई भी खेल को, तो उसमें एकत्रित हो जाते हैं, ये भी होता है। सहयोग भी होता है, आज्ञाकारी भी बनते हैं, साहस भी बढ़ता है, ठीक है, विश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार से खेल हमें विजयी बनाते हैं। ये आपका पॉइंट रह गया। अब देख लेते हैं मनोरंजन, ठीक है। तो फटाक से देख लेते हैं मनोरंजन क्या है। देखिए खेल हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं, ये बात तो है। मनोरंजन के लिए हम लोग गेम खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, उसके बाद हमें जो इफेक्ट पड़ता है यानी कि जो हमें मिलता है, जैसे कि हमारे डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, चाहे वो बहुत कुछ हो, अलग अलग बात है, ठीक है। खिलाड़ी हो अथवा खेल प्रेमी, दोनों को खेल के मैदान में एक अपूर्व आनंद मिलता है। सही बात है, चाहे वो खिलाड़ी हैं चाहे वो सामान्य मनुष्य हैं या तो खेल का प्रेमी रहा हो, दोनों को गजब का आनंद मिलता है। मनोरंजन जीवन को सुमधुर बनाने के लिए आवश्यक है।
इस दृष्टि से भी जीवन में खेलों का अपना महत्व है। इस प्रकार से आपका खेल का महत्व रह गया। आप अपने भी तरह से आप खेल के महत्व को लिख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं क्या है, यानी कि आपका जो महत्व लिखें खेलों का, इसमें इस निबंध में आपका 5 नंबर कंप्लीट होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है, यानी कि आपका निबंध से क्लियर। अब देख लेते हैं लेटर क्या लिखना है। देखिए, अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, यानी कि आपको एक पत्र लिखना। और ठीक है, इसमें क्या लिखना है, विषय क्या है कि कोरोना जाँच करवाना है। ठीक है, तो कोरोना जांच हेतु एक पत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग पत्र लिखते हैं। देखिए, पत्र लेखन में भी आपको 5 नंबर मिलता है, तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पत्र किस प्रकार से लिखना है। तो आपको वीडियो में पत्र के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है, सेवा में। आप यहाँ पर श्रीमान भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखिएगा सेवा में कि यहाँ के बाद लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। ठीक है, अभी हम लोग किसको लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, क्योंकि बताया क्या जा रहा है हमें कि कोरोना का टीकाकरण जो हो रहा है उसका टीका लगाने के लिए हमें कैंप लगाना है। तो कोरोना किस में आता है, हमारा स्वास्थ्य वगैरह में आता है। तो हम पत्र लिखेंगे किसको, स्वास्थ्य अधिकारी को। तो लिखिएगा सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, आप विषय दीजिएगा। ठीक है, तो विषय में क्या है हमारा, गांव में कोरोना जांच हेतु कैंप लगाने के संबंध में, यानी कि आपके गांव में एक कैंप लगाना है कोरोना टीकाकरण के लिए। ये रह गया आपका विषय। देखिए, जो आपका इससे पहले भी आप यहाँ पर जो विषय है ना, विषय के ऊपर में आपको जो धनबाद स्वास्थ्य केंद्र यहाँ लगा सकते थे। ठीक है, जहाँ के आप स्वास्थ्य केंद्र को लिख रहे हैं, अगर नहीं लगाते तो कोई भी दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ पर हम लोग हो सके तो इसको काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से आप लिखिएगा महाशय। ठीक है, महाशय लिख के आप जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पत्र लिखें और रिस्पेक्ट के साथ, यानी कि इज्जत के साथ उसको पत्र लिखें। और क्या लिखेगा कि विनम्र अनुरोध है, सविनय निवेदन है, जिस तरह से आपको लिखना है लिखिएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि विनम्र अनुरोध है, मैं पूर्वी टुंडी प्रखंड का रहने वाला हूँ, जहाँ के भी निवासी हैं वहाँ का आप अपना निवास स्थान दे दें। मैं सुंदर पहाड़ी ग्राम का निवासी हूँ, यानी कि मैं सुंदर पहाड़ी का निवासी, जो भी उसका गाँव रहेगा उस प्रकार से आप लिखिएगा। महाशय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना जैसी बड़ी महामारी आज पूरे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। बात तो सही है, कोरोना जैसी महामारी से सभी देश परेशान है, देश विदेश भी परेशान है। ठीक है, कोरोना के बचाव हेतु सरकार द्वारा कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। और कोरोना के जो बचाव के लिए जो गाइडलाइंस है, इनमें से एक जैसे मास्क पहनना हो गया, सैनिटाइज यूज़ करना हो गया, इस प्रकार से टीकाकरण भी जरूरी है। ठीक है, लगवाया जा रहा। सभी नियमों का पालन पूरे गाँव वासी कर रहे हैं, यानी कि जो भी नियम है, जो भी गाइडलाइंस है, उसका पालन पूरे गाँव वाले कर रहे हैं। किंतु अभी भी कुछ लोगों का टीकाकरण बाकी है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्या जो टीकाकरण बाकी है अभी भी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। आप चेंज भी करके लिख सकते हैं, अपने अनुभव वहाँ बता सकते हैं। आपको कैंप लगाना है अपने गांव में, तो आप वहाँ का जिक्र कर सकते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। फिर आप लोग लिखिएगा कि श्रीमान हमारे ग्राम में कैंप लगाकर टीकाकरण पूरा करें, यानी कि श्रीमान से आग्रह है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे गाँव में जो कैंप है लगाकर टीकाकरण पूरा करें। फिर लिखिएगा अतः श्रीमान से आग्रह है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण हेतु हमारे ग्राम में भी कैंप लगाएं। इस कार्य हेतु हम सभी आपके आभारी रहेंगे, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देके बना है कि आपके आभारी रहेंगे। फिर आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है भवदीय के बाद अपना नाम लिख देना है। पता आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने भवदीय लिख दिया है, भवदीय लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है निखिल कुमार। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो अगला प्रश्न पूछा जा रही है 5 नंबर का है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो निम्नलिखित काव्यांश में से किन्हीं एक ही प्रसंग का व्याख्या करें। ये जो आपका काव्यांश है, एक क और दूसरा ख, इसमें से आपका किसी एक पर काव्यांश का जैसे व्याख्या ना, इसका व्याख्या करें। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गा नाहू, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। इसका आपका व्याख्या करना, जो भी मैंने पढ़ा घर घर चोरना सब का हो, इसका व्याख्या करना है आपको। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा व्याख्या, इसमें आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक का देना है, मैंने दोनों दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक ही को कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है काव्यांश में कि पति के घर पर रहने पर स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती है,
यानी कि पति के घर पर रहने पर स्त्रियाँ क्या होती हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, पूरा एकदम श्रृंगार करती है, अच्छे से रहती है। लेकिन नागमती का सारा रंग रूप तो पति के साथ ही चला गया, यानी कि जो उसके पति थे, ठीक है, जो राजा थे रतन सेन, वो दूसरा जगह गया था, यानी जा रहा था श्रीलंका की ओर जा रहे थे वो दूसरा विवाह करने, यानी कि युद्ध में। तो नागमती के जो पति होता है वो साथ मतलब चला जाता है रंग रूप को लेकर, यानी कि जब पति जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि अब मैं किसके लिए सजूं सबूरूं, क्या करूं मैं, ठीक है, इस प्रकार से नागमती को लगता है। फिर क्या है, तात्पर्य यह कि नागमती पति वियोग में श्रृंगार भी नहीं करती, पति भी परदेश से लौट नहीं आए, वहीं बसा हुआ है। यानी कि नागमती क्या है, जो नागमती हमारे वो बता रहे पति वियोग से, यानी कि विषय वेदना जैसे है उसका जो भी दुख है, दुख से क्या बोल रही है कि श्रृंगार भी नहीं करती, वो जो स्त्री है ना या नागमती, वो श्रृंगार भी नहीं करती, एकदम सेट रहती है पति के वियोग से, ठीक, कब आएंगे, इस प्रकार से उनका वाक्या है इसका। अब दूसरा देखिए ख नंबर का भी हम लोग देख लेते हैं वाक्य फटाक से, लेकिन आपको देना है एक ही का आंसर, ठीक है, दोनों में बता रखा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंसर हो जाता है ख नंबर का कि दूसरे अत्यंत प्रिय जानकर, यद्यपि भरत जी इनकी 100 गुना अधिक संभाल रखते हैं, तो भी पाले के मारे हुए कमल के समान ये दिन व दिन दुर्बल होते जा रहा है। देखिए आपका सबसे पहले इसको पढ़िए, क्या बोले जाए, भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, पदपी दिन दो झावरे, मनहु कमल मिरहारे। इसका अर्थात अगर व्याख्या की बात की जा सकती है तो बताया जा रहा है कि तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर, यद्यपि भरत जी इनकी 100 गुना अधिक संभाल रखते हैं, तो भी पाले के मारे हुए कमल के समान ये दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। ये आपका वाक्य रह गया, ठीक है। तो आपका सटीक आंसर देखिए, आपका एक वाला अच्छा लग रहा है सुनने में, इसलिए उसको दीजिएगा। जो पति वाला बिरहणी है ना, बिरहणी नायिका पति के वियोग में किस प्रकार से अपना व्याख्या कर रहा है, उसको दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते चौथा प्रश्न। आपका चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ से भी आपको 6 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर दें, यानी कि 3 + 3 आपका यहाँ पर 6 आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम के प्रति अपने, ठीक है, श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भरत हैं वो अपना भाव किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, उनको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, ठीक है। क्या है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस काव्य रचना में भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति गहन आस्था, विश्वास और प्रेम प्रकट करते हैं, ठीक है। जो राम जी के प्रति जो भरत जी हैं प्रेम भाव प्रकट करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं वो देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत इस अंश में भरत जी कहते हैं कि अपने स्वामी यानी कि भ्राता राम, ठीक है, अपने स्वामी के सरल स्वभाव को भली भांति जानता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ किस प्रकार हैं वो मेरे भ्राता, ठीक है। वह किसी के द्वारा अपराध किए जाने पर कभी क्रोधित नहीं होते, यानी कि कोई भी अगर कोई दोषी दोष करता है फिर भी वो क्रोधित नहीं करते हैं, ऐसे हैं हमारे भ्राता, ऐसे हैं हमारे राम, ठीक है। उनका तो मेरे प्रति विश्वास स्नेह है, ठीक है, उनका जो उनके प्रति जो है, उनका भाई के प्रति जो स्नेह है बहुत ही विशेष स्नेह है, ठीक है। इसलिए बचपन में उन्होंने खेल में भी मेरा कभी मन नहीं दुखाया है, यानी कि खेल में भी कभी राम जी अपने भाई का मन नहीं दुखाया, ठीक है। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं त्यागा, यानी कि उनका जो साथ है कभी नहीं छोड़ा। यह विधि की विडंबना है कि कैकेयी माता के बहाने से हमारे बीच कई मतभेद हो गए, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि राम जी को बताया जा रहा है, जैसे भरत जी अपने भ्राता राम के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कभी एक दूसरे को मतलब अलग नहीं माना है, वो भी खेल में कभी उनको अलग नहीं माना, यानी कि जब भी हार जाते थे भरत, तब राम क्या करते थे, उनको जिता देते थे, इस प्रकार से राम जी थे। अब बताया जा रहा है कि ये तो प्रकृति का विडंबना है, यानी कि ये मेरा नहीं है, विधि है, जो विधि है विधि का विडंबना है, ठीक है। कैकेयी माता के सहारे, यानी कि कैकेयी माता के बहाने हमारे बीच ये मतभेद करवाए हैं, ठीक है, ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार से श्री राम तो अब भी मेरा भला ही सोचते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि राम जी के बारे में भरत जी का क्या विचार था उसको आपको बताना है,
ठीक है, बस यही रहा आपका आंसर। अब दूसरा देख लेते हैं। बुरा कि पूस के महीने में बिरहनी को क्या अनुभव होती थी। दूसरा प्रश्न, देखिए पूस का जो महीना होता है उस पर क्या आपका बिरहनी का होता है, जो भी है उसका अनुभव उनको व्यक्त करना है। तो अनुभूति को देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या होता है, यहाँ ख लिख दीजिएगा, दूसरा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है। देखिए पूस के महीने में जाड़ा चरम सीमा पर होता है। देखिए पूस का महीना यानी कि देखिए ये जो महीना होता है दिसंबर से जनवरी के बीच होती है पूस का महीना, यानी कि पूस के महीने में जाड़ा चरम सीमा पर होती है। शरीर ठंड की अधिकता से थर थर काँपने लगता है ना। पूरा पूरा जब दिसंबर जनवरी के ठंड तो जानते ही आप सभी के, यानी कि थर थर काँपने लगता है। सूर्य भी दक्षिणायन में हो जाता है। दक्षिणायन मतलब यानी कि सूर्य जो दिशा जो घूमता है वो उधर हो जाता है। दक्षिण दिशा में जाकर सूर्य स्वयं को अग्नि में तप आ रहा है। ठीक है, यानी कि तप आ नहीं तपा रहा है। ठीक है, विरह के कारण नागमती को सर्दी अत्यधिक कष्ट कर लगती है। यानी कि जो विरह यानी कि जो अपने पति है उनसे दूर जो हुआ है नागमती, इनकी विरह से वो जो उनका दिन है कट नहीं रही है। ठीक है, और नागमती सर्दी में काँप कर मरी जा रही है। जो नागमती है सर्दी से काँप कर मरी जा रही है। नागमती सर्दी से बचने के लिए अपने पति के गले से लगने को उत्सुक है। ठीक है, परंतु उसे अपने पति के विषय में कुछ भी नहीं पता कि वह कहाँ है। उसे अपने पति के पास जाने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। इस प्रकार से जो विरह वेदना है नागमती का उसको आपको बताना है। तो ये रह गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं आपका चौथा से हो गया, पांचवा देख लेते हैं। ठीक है, आपका 6 अंक का रहेगा, यानी कि 3-3 करके 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ भी आपको देना है कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है और आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये 5वां प्रश्न। देखिए आपका 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया। पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों लगा। यानी कि जब आशीर्वाद देते हैं पुजारी जी तब लड़का और लड़की के मन में अटपटापन क्यों लगा वो आपको व्याख्या करना है, यानी कि बताना है। ठीक है, आंसर देना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्या हुआ कि संभव, ठीक है, संभव नाम का एक लड़का होता है और पूजा करने जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से आंसर आपका बता रहा हूँ। देखिए संभव गंगा स्नान के बाद जब लौटने लगा तभी एक पंडे ने उसके माथे पर तिलक करते हुए चढ़ावा चढ़ाने को कहा। ठीक है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा पंडित जी ने, यहाँ तो समझ में आ रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि संभव के कुर्ते के जेब में 1 रुपया बंधा था। ठीक है, वह चढ़ावे में चौवन्नी चाहता था। जो चढ़ावा देना चाहता था वो कितना देना चाहता था, चौवन्नी देना था, यानी कि 25 पैसा देना चाहता था। पंडित संभव को 75 पैसा वापस करता है और पंडित जी क्या करते हैं उनको 75 पैसा वापस कर देते हैं, यानी कि 25 पैसा उसको चढ़ा देते हैं। उसके पूर्व ही एक सुंदर लड़की उससे सटकर इस प्रकार अलावा ठीक है अलावा बंधवाने लगी कि पंडित जी ने समझा यह दोनों युगल हैं और साथ आए हैं। वहाँ यूँ कि देखिए क्या हुआ, जब हाथ को धागा बंधवा रहे थे और टीका लगवा रहे थे कौन, संभव, तो ठीक उसी के बगल में एक लड़की आकर सामने खड़ी हो गई और वो भी अपना हाथ रख दी, यानी कि जो अपना हाथ लगाती है वो आगे बढ़ा दी पंडित की ओर। तो पंडित जी को क्या लगा कि दोनों जो है ना लड़का लड़की साथ में आई है। किस प्रकार से फिल्म में एंट्री मारती है अचानक से लड़की, उस प्रकार से यहाँ भी एंट्री मारी है और अचानक से मार दी है। और पंडित जी को क्या लगता है कि दोनों साथी है, यानी कि प्रेमी है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब होता है, पंडित जी को लगता है। ठीक है, तो पंडित जी ने लड़की के हाथ में हलवा बांधते हुए दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथी आओ। ठीक है, क्या है, जब पंडित जी को क्या लगा कि ये साथी हैं दोनों, तब अपने आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि फूली, ठीक है, सुखी रहो, फूली फलो, जब भी आओ साथी आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे। यानी कि अब पंडित जी बोल रहे हैं कि जब भी आना साथ में आना। ठीक है, गंगा मैया जो है तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। पंडित के मुख से यह आशीष वचन सुनकर लड़की संभव से चिटकर दूर जा खड़ी हुई। यही है आंसर, कुछ नहीं है। देखिए संभव नाम का एक लड़का था, वो क्या हुआ कि पूजा करने गया था और जैसे वो पूजा करके तिलक उलक लगाता है, हाथ बंधवाता है, तो उसके बगल में जस्ट एक लड़की आ जाती है, अचानक से एंट्री मारती है और पंडित जी को क्या लगता है कि ये लड़की दोनों साथी है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों साथी है और इनको आशीर्वाद देता है। पंडित जी गलतफहमी में होता है
तो आशीर्वाद दे देता है कि सुखी रहो, फूली फली रहो, इस प्रकार से देते हैं। जब भी आना साथ में आना, तो लड़की को क्या इस सब सुन के अचानक से थोड़ा लगा, ठीक है, और उससे थोड़ी दूर हो जाती है। ये रह गया आपका आंसर। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाक से देख लेते हैं, ठीक है, देर नहीं करना है। पूछा जा रहा है कि जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के लेखक के अनुसार आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं आंसर। चलिए फटाक से आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए लेखक के अनुसार आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो पश्चिम की देखी योजनाएं बनाते वक्त हुई भूल है, ठीक है। सरकारी योजनाएं बनाते वक्त प्राकृतिक, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किसी प्रकार का नष्ट होने से बचाया जा सके, इस विषय में विचार नहीं किया गया। यही है आंसर आपका। रहता है कि जो जिस प्रकार से जो आज़ादी की बात अगर बात करें, भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो पश्चिम की देखा देखी, यानी कि पश्चिम को जो भी हम बताएं कि जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, उन लोगों को देखा देखी में जो भी योजनाएं बना रही हैं वो एक भूल टाइप का हो गया हमारा, ठीक है। और अगर आपका आंसर देख लीजिए कंप्लीटली। अब देख लेते हैं आपका छठा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है। देखिए छठा प्रश्न है कि महाकवि तुलसीदास अथवा विश्वनाथ त्रिपाठी की किन्हीं दो रचनाओं को लिखें। यहाँ से देखिए रचना आपका हमेशा आते रहता है, तो आपका नंबर 2 नंबर आराम से उठा पाइएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तुलसीदास द्वारा रचना देख लेते हैं क्या हम। सबसे पहला एक तो रचना हम लोग बात करें गीतावली, ठीक है, गीतावली एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विनय पत्रिका। ये रह गया आपका 2, ठीक है, रचना, और आपके रह गए 2 अंक। अब देख लेते हैं 7वां प्रश्न। आपका 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्मृति है, ठीक है, ऐसी कौन सी स्मृति यानी कि याद है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। ये रह गया प्रश्न। अब देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। उत्तर क्या है कि विश्वनाथ को विस्कोहर में एक नारी संतोषी भाई के घर मिली। यानी कि देखिए क्या हुआ कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वनाथ क्या होते हैं, विस्कोहर में एक नारी संतोषी भैया के घर पे मिली, ठीक है। वह नारी जूही के फूल और चांदनी के समान कोमल और सुंदर थी। उसके सौंदर्य से विश्वनाथ बहुत प्रभावित हुई, किंतु अपने प्रेम का इजहार करने से शर्माते रहे। देखिए क्या हुआ, जो लेखक विश्वनाथ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विश्वनाथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम विश्वनाथ है, लेकिन यहाँ लिखा है विश्वनाथ, यानी कि इसका जो बचपन में इसको विश्वनाथ बोलते थे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ विश्वनाथ। तो विश्वनाथ को क्या हुआ कि एक अपना फ्रेंड के साथ यानी कि मित्र के साथ जाते हैं लड़की देखने, तो वहाँ पर एक उनको भी एक स्त्री दिख जाती है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो उनको क्या विश्वनाथ जो थे उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी ओर, तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है, विश्वनाथ को, और चांदनी के समान लगने लगती है, कोमल के समान सुंदर लगने लगती है, यानी कि प्रकृति के समय टाइप के लगने लगती है, पूरा अच्छा लगने लगती है विश्वनाथ को। यानी कि कोई लड़का कोई लड़की देखते किस प्रकार लगता है, ठीक उसी प्रकार का विश्वनाथ को होने लगा। इस सौंदर्य से विश्वनाथ बहुत ही प्रभावित हुए, किंतु अपने प्रेम का इजहार, यानी कि जो अपना प्रेम का इजहार वो नहीं कर पाते हैं विश्वनाथ जी। उनकी शादी विस्कोहर में हो गई, ठीक है। उसी सौंदर्य की चाह पूरी ना होने का बोध, यानी कि उसे ना पा सकने का बोध उनकी स्मृति में आज भी अजीब तौर से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो लड़की को जो वो पसंद करता है अगर और उसको नहीं बता पाता अपने मन की बात और उनका शादी हो जाता है, तो इसी का जो बोध क्या जा रहा है इस पूरा कहानी में अजीब तौर किस प्रकार से गुजर रहा है। तो 7 का रह गया आंसर। अब देख लेते हैं आपका 8वां प्रश्न। तो आपका जो 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आज का अंतिम प्रश्न है और 8वां प्रश्न है कि आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजाड़ की सभ्यता में बदल रही है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है और 8वां प्रश्न है। इसके बाद आपका क्लियर हो जाता है प्रश्न और मॉडल सीट नंबर 5 भी। तो इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा कि हम, ठीक है, प्रश्न को आप समझ में आया ना, देख लेते हैं, आपको समझा दे रहे क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता, यानी जो भी अभी औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजाड़ की सभ्यता में बदल रही है। यानी कि अभी का जो युग जो उद्योग वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, जो सभ्यता यानी कि जो अब डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उजाड़ की सभ्यता में बदल रही है, बताना है किस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो चलिए उत्तर को देखते हैं, आपको और समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो आगे देख लेते क्या लिखा हुआ कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं। भैया तो सहमत हैं। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिससे विकास के नाम पर प्रदूषण, प्राकृतिक दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया गया है। जो ये सभ्यता इसके द्वारा क्या था, पूरा प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, पृथ्वी का विनाश हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये ना हो रहा है, उससे असभ्यता ही कहा जा सकता है, ठीक है।
अपसभ्यता, यानी कि उसे अपसभ्यता ही कहा जाता या तो कहा जा सकता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। यह क्या हो रहा है, विकास और प्रगति के नाम पर डेवलप कर रहा है, इसके नाम पर पूरा एकदम विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपने उत्पत्ति के साथ से ही पृथ्वी का भी दोहन करना आरंभ कर दिया था। ये बात तो क्लियर समझ में आ रहा है। परंतु जब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही बंद थी, ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य या मनुष्य लिखा है तो टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो लिखिएगा मनुष्य। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया उसने प्रकृति का दोहन तेजी से आरंभ कर दिया। ठीक है, मनुष्य ने अपने आवास के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य अपना डेवलप करते गया और विकास 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 करेंगे हम, तो विकास के चक्कर में प्रकृति का दोहन तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे कि घर बना रहा तो घर बनाने के लिए क्या पेड़ों को काटने लगा, सड़क बना रहा पेड़ों को काटने लगा। ये हुआ ना, प्रकृति पर कुछ तो इफेक्ट पड़ा, कुछ तो प्रभाव पड़ा ना, ये कारण हो जाता है। ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कोयले, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। ये भी होता है, जैसे कि कोयला चाहिए, सीमेंट चाहिए, वैसे औद्योगिक और भी सारे जो होते हैं धातु वगैरह निकालने के लिए पूरा मतलब ज़मीन को खोद रहे हैं, इससे भी इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इस औद्योगिक के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है। और यह विकास के चक्कर में, इस औद्योगिक के चक्कर में पूरा जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, नाला, तालाब, पूरा प्रकृति का विनाश ही हो रहा है, जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हम इसे अपसभ्यता भी मानते हैं, ये रहा आपका कम्प्लीटली आंसर। तो ये रह गया आपका मॉडल सेट नंबर 5 समाप्त होता है यहीं पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।